प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल बॉन्ड विद केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास थी, क्लास 11th, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर हमारा चला हुआ था, उसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों कि जो आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, लास्ट टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास किस फॉर्म में है, फोटॉन्स के फॉर्म में, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है। और हमने वहां पे ये भी देखा था, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वहां पे जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो डिक्रीज होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम का एक मॉडल दिया जिसका नाम रखा गया बोहर एटॉमिक मॉडल। इज इट विजिबल? बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल था प्यारे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो फर्स्ट हमारे पास है, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल है प्यारे बच्चों, किस पे बेस है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस है। सो व्हाट इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? प्यारे बच्चों, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट उनको बोलते हैं, जो पीछे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बात कर चुके हैं कि कोई भी लाइट आ रही है, लाइट दो प्रकार का नेचर होता है लाइट का, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। हम यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, जो लाइट एनर्जी हमारे पास है वो डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट मतलब इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स के फॉर्म में आती है हमारे पास, और वहां से एनर्जी क्या होती है, hc/λ। ये हमारे पास है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरे बच्चों इसमें आता है कि जो हमारे पास ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये उन स्पीशीज पे एप्लीकेबल होगा जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी स्पीशीज जहां जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो सिंगल स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, इट इज एप्लीकेबल किस पे एप्लीकेबल? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल only for single electron species। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम 2+ हो सकता है, लिथियम 3+ हो सकता है। तो ये जो आपके पास है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे क्या हो सकता है, ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है भाई, ठीक है। और यहां से हम एक बात पता लगा सकते हैं कि ये वैलिड किस पे नहीं होगा, जहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यानी कि प्यारे बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस है। व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? कि जो लाइट आती है हमारे, वो डिस्क्रीट फॉर्म में आती है। तो व्हाट इज डिस्क्रीट फॉर्म? डिस्क्रीट फॉर्म प्यारे बच्चों पैकेट्स के फॉर्म में, जो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जैसे मैंने आपको पिस्टल का एग्जांपल बताया था कि कोई हमारे पास पिस्टल है, अगर आप एक राउंड फायरिंग करते हो, फिर आपको उसको लोड करना पड़ता है, फिर सेकंड राउंड फायरिंग करनी पड़ता है। लेकिन ऐसे अगर AK-47 है तो वहां पे मल्टीपल
एक एक फायरिंग से आपके मल्टीपल क्या बुलेट्स निकलती है। तो यही फॉर्म है कि जो आपके पास पिस्टल है उसमें एक आपके पास वो एनर्जी की फॉर्म में क्या निकली, वो बुलेट निकली, फिर सेकंड बुलेट निकली, तो वो क्या है, दिस इज द पैकेट, वो पैकेट के फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यही बात की गई थी कि इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस है। सेकंड आपके पास कि प्यारे बच्चों ये एप्लीकेबल है कहाँ पे, जहां पे जिस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर साहब के पोस्टुलेट, एटॉमिक मॉडल के इसके पोस्टुलेट, ठीक है। एक लिमिटेशन होता है मेरे बच्चों कमियां, और पोस्टुलेट होता है कोई चीज पहले से है उसके बारे में और बताया गया है, यानी कि और चीजें बताई गई है, गलत साबित नहीं किया गया है चीजों को, कि ठीक है। यानी कि पोस्टुलेट मतलब कोई चीजें पहले से मौजूद थी उसी को आगे और एक्सप्लेन किया गया है इन दी करेक्ट डेफिनेशन फॉर्म में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, जो फर्स्ट पोस्टुलेट आता है कि एटम है वो आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, एटम जो है वो न्यूट्रल है, और उसके पास क्या है, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। तो हम लिख सकते हैं एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, कि प्यारे बच्चों हमारे पास जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, एंड contains equal number of proton and electrons। सबसे पहला ही पोस्टुलेट है कि जो हमारे पास एटम है वो प्यारे बच्चों न्यूट्रल है और उसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं भाई। फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आ गया सबको। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा आपको कि आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से याद रख सकते हो। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है कि एटम क्या है, न्यूट्रल है जी, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसके पास, ठीक है। सेकंड जो पोस्टुलेट है भाई, सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स क्या करेंगे भाई, अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, किसमें, इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, रेडियस क्या होगी मेरे बच्चों, कांस्टेंट होगी, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, नोन एज ऑर्बिट्स, और वही क्या बोले जाते हैं मेरे बच्चों, ऑर्बिट्स एंड सेल्स। वही क्या होते हैं, ऑर्बिट्स और सेल्स होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उन्हीं को एक कांस्टेंट रेडियस के अंदर, ठीक है। और जब रिवॉल्व करेगा तो वहां पे कांस्टेंट रेडियस, यानी कि एक में एक, अगर ऑर्बिटल की बात करूं तो उसी में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट एंड सेल्स बोलते हैं,
ये मेरे बच्चों थर्ड जो पॉइंट आता है, कोई चीज सर्कुलर में अगर रिवॉल्व कर रही है, मानिएगा ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, वहां पे प्यारे बच्चों एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके इक्वल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चार्जेस के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट जो है प्यारे बच्चों वो है द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फॉर सर्कुलर मोशन, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक रोप लीजिएगा रस्सी, उसके पत्थर बांधिएगा और उसको चारों तरफ घुमाइएगा, जो उस पे फोर्स लग रहा है वो क्या प्यारे बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसको आप रिवॉल्व कर रहे हो चारों तरफ, उस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें यही कहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन of electron is provided by electrostatic force between किस किस के बीच में प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एंड प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? ड्यू टू द प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन जो होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाएगा? वो जो फोर्स कहलाएगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा किस किस के बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यही लिखा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है प्यारे बच्चों, जो हमारे के जो क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होगा किसके बाद? किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या होगा प्यारे बच्चों? इक्वल होगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv²/r होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो mv²/r। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस। ठीक है। अच्छा, किसके बराबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 डिवाइड बाय r²। k इज द कूलम्ब कांस्टेंट। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है और दिस इज द डिस्टेंस। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये कोई दो चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस को r, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मानेगा कोई नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों का अगर मैं फोर्स निकालूं तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 डिवाइड बाय r²। इसको q1 मान लीजिएगा, इसको q2 मान लीजिएगा और इनकी डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? r से। तो ये हो जाएगा r²। इट इज क्लियर। तो यानी कि mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k कूलम्ब्स कांस्टेंट q1 इनटू q2 डिवाइड बाय r²। ठीक है, डिवाइड बाय r²। आफ्टर दैट देखिएगा यहाँ पे जो q1 है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जो q1 है वो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है। और जो ये q2 है, ये जो q2 है ये प्यारे बच्चों आपके पास होगा, क्या होगा? प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन पे। अब देखिए प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है ना, तो प्रोटॉन देखिए इस प्रकार में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज है,
यानी कि ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये तो जो आपके पास ई हो जाएगा, क्यू जो है वो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यानी कि Q2 जो है, Q2 जो है प्यारे बच्चों इसका मास यानी कि Z और ये इलेक्ट्रॉन Ze, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं ये एक ई Q1 क्या है, ई है, क्योंकि मेन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, ये मेन क्या है इलेक्ट्रॉन का खेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है प्यारे बच्चों रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और आपके पास दूसरा ये प्रोटॉन, प्रोटॉन पे मास और जो फोर्स लग रहा है वो ई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आपको प्यारे बच्चे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये, आगे भी आपको बहुत काम आएंगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यानी कि प्यारे बच्चों mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू किसके बराबर, ये k एज इट इज, इसको मैंने E माना था, ये E, ये आपके पास क्या था Ze, प्रोटॉन मास और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने क्या लिखा Ze, ये Ze और डिवाइड बाय r, ठीक है। और देखिएगा बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाई, ये mv² डिवाइड बाय r इक्वल टू k z, ये e² हो जाएगा, ये k z e² डिवाइड बाय e² डिवाइड बाय r², सॉरी ये r² आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय r²। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये है, आपको ये याद रखनी है, मेन क्या याद रखनी, ये याद रखना है कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हुआ था उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, mv² डिवाइड बाय r इक्वल टू k Ze² डिवाइड बाय r²। कैसे आया है वो आपको बता दिया है, ये Q था, Q1 जो था ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 जो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, उसकी वैल्यू रखी तो ये आ गया mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू k Ze² डिवाइड बाय r²। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आगे ये बहुत काम आएगी ये इक्वेशन, तो आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है भाई। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाय r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई r²। बाकी मैंने आगे वैल्यू रखी है, Q1 किसके बराबर था, इलेक्ट्रॉन के बराबर था, Q2 जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस आपके पास जो फोर्स लग रहा है उसके बीच वो था, वो वैल्यू मैंने रखा, तो आपके पास आ गया mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू kZe² डिवाइड बाई r²। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो फोर्थ जो पोस्टुलेट है आपके पास, जो प्यारे बच्चों जो फोर्थ पोस्टुलेट आएगा वो कुछ इस प्रकार का है कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर आर, कि वहां पे पॉसिबिलिटी है क्या, कि देयर आर इनफाइनाइट, there are infinite possible orbitals, ठीक है प्यारे बच्चों, orbitals around nucleus, यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, परंतु इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिवॉल्व ओनली इन those orbitals which angular momentum
is an integral मल्टीपल ऑफ प्यारे बच्चों ध्यान रखना इसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, h बाई डिवाइड बाई 2 पाई, ये h है, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी तो है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, बट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व करेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2 पाई। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एंगुलर मोमेंटम होता है प्यारे बच्चों mvr इज इक्वल टू, ये कह रहा है किसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे भाई, किसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, यानी कि ये कह रहा है कि दोज ऑर्बिटल्स विच आर, यानी कि किसके n नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे h डिवाइड बाई 2 पाई के। n जो आपके पास क्या है, इंटीग्रल है, n क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो आपके पास h बाई 2 बाई 2 होगा तो 2h बाई 2 पाई, 3 होगा तो 3h बाई 2 पाई, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आगे खेला चलेगा। तो मैं इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सो मैंने इसका नाम दे दिया है सेकंड इक्वेशन प्यारे बच्चों। क्या नाम दे दिया है, सेकंड इक्वेशन मैंने इसका नाम दे दिया मेरे भाई, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है देखिएगा, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिटल, कि मेरे भाई इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन कौन बता रहा है, बोहर साहब बता रहे हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे वो दोज ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n इज द, ये आपके पास क्या है, n क्या है, इंटीग्रल है h बाई 2 पाई, किसके, h बाई 2 पाई के, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट आता है, इसके बाद जो आपके पास जो फिफ्थ पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, ये सारे पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट है भाई इसके, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, और ये पेपर में आता है, 100% पूछता है आपके पोस्टुलेट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हो, वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों जो लास्ट हमारा पोस्टुलेट होगा, पोस्टुलेट नंबर 5, देखिएगा पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों, पोस्टुलेट नंबर 5 ये कहता है कि जो एनर्जी है, जो आपके पास ऑर्बिटल रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी का तो खेल होगा, एनर्जी ना तो गेन की जाएगी न, यानी कि मेन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन revolving in an orbit, कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो क्या करता है, नाइदर लॉसेस, यानी कि वो लॉस नहीं करता क्या, एनर्जी, नॉर गेन्स एनर्जी को गेन भी नहीं करता ना एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है भाई। एंड these orbitals और जो ये ऑर्बिटल्स आपके पास are also called as a stationary orbit। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 5th पोस्टुलेट था, बोहर एटॉमिक मॉडल का 5th
पोस्टुलेट था, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था भाई। क्या था? नंबर ऑफ, ये 5 पोस्टुलेट है जो आपको सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट तो आपको क्या याद रखना है? 2। क्या? कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर, क्या जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर क्या होगा आपके इक्वल होगा किसके? किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वहां पे। दूसरा कि जो आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पॉसिबल होंगे, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहीं रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास। अब देखिए मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, बिल्कुल आप उंगलियों पे आप लोगों सर क्या बात है, कितना जबरदस्त बताया सर। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। 2 तो आपको याद रह ही जाएंगे, आप इनकी थ्योरी लिखने की जरूरत है नहीं। 2 तो सिर्फ मैथमेटिकल है कि सर आपने बताया था जो फर्स्ट है हमारा, जो फर्स्ट पोस्टुलेट सर आपने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसका क्या था सर? mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू k ze² डिवाइड बाय r²। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। ठीक है मेरे भाई, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सर सेकंड पोस्टुलेट, ये भी याद हो गया होगा सर, mv एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल इसके h/2π के। दूसरा भी हो गया सर। तीसरा याद करिएगा, बोलिएगा भाई। तीसरा आप खुद बताइए क्या बताया था कि सर एक पोस्टुलेट ये भी था कि वहां पे रेडियस जो है कांस्टेंट रेडियस है। अच्छा, इसको छोड़िएगा, अब पहले वाला रिपीट करिएगा कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। कि सर ये बताया था एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। थर्ड पोस्टुलेट सर हो गया। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था सर? कि जो आपके पास रेडियस है वो क्या है? कांस्टेंट रेडियस है। उसकी क्या है? कांस्टेंट रेडियस है। क्या है भाई? एटम की जो एटम में जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो आपके क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रेडियस है। ठीक है, और जो फिफ्थ है मेरे भाई, जो फिफ्थ है आपका, जो फिफ्थ है वो क्या बताया था? वो था कि जो ऑर्बिटल है उनको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। क्या है वो? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These are the stationary orbits. Sorry, orbits. ठीक है, These are the stationary orbits. तो आप ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो। This is the short form प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 2 चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, नेगेटिव चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। वहां पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसकी वजह से mv² by r इज इक्वल टू kz² by r²। सेकंड जो आपके पास है कि सर वहां पे पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे। जो आपके पास सेल्स होंगे बहुत सारे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन वहीं होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? h/2π के। किसके? h/2π। h इज द प्लैंक कांस्टेंट। h इज द प्लैंक कांस्टेंट प्यारे बच्चों। थर्ड क्या है सर? न्यूट्रल है। एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, और जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट रेडियस। सर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट रेडियस जो रिवॉल्व करेंगे, एक कांस्टेंट रेडियस में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। और फिफ्थ है लास्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। जो ऑर्बिट होंगे वो क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। दीज आर नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट होता है खेला। यहाँ से खेला स्टार्ट होता है भाई। अब हम खेलेंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें अब स्टार्ट होती है आपकी। जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो अब स्टार्ट होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट थ्योरीज, केमिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म। All subjects are connected
each other. So देखिएगा, हेडिंग है फॉर्मूला related to किसके रिलेटेड? बोहर्स मॉडल है, यानी कि जो बोहर्स मॉडल था उससे हमें क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या फॉर्मूला मिलेगा? जो फर्स्ट है भाई, हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट जो हेडिंग है वो होगी रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिटल, यानी कि वहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं प्यारे बच्चों। जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा है वहां से मैं रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसको कैलकुलेट कर सकता हूं? रेडियस को कैलकुलेट। वही जो दो फॉर्मूले हैं वहां से मैं बताता हूं कैसे। देखिएगा, सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फर्स्ट जो फॉर्मूला था कि सर हमारे पास, जो आपके पास क्या था, mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू k ze² डिवाइड बाई r²। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला था सर मेरे पास mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। दीज इक्वेशन मैंने जब भी पहले बताया था कि दीज इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से हम रेडियस निकालेंगे। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब आपको रेडियस पूछे तो इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। ध्यान से फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपसे वो रेडियस पूछता है तो आप क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। अगर आपसे, यानी कि क्रिस क्रॉस, अगर आपसे वेलोसिटी पूछता है तो आप रेडियस निकाल लेंगे। यहां से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, तो मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। क्या कर लूंगा? वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां से v की वैल्यू। और अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो मैं वहां पे रेडियस की वैल्यू निकाल लूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कहां से प्यारे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख लो। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कि सर इक्वेशन सेकंड से, अब देखिए होगा क्या, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है जी। जब v की वैल्यू निकालोगे तो ये कहां चला जाएगा? यहाँ पे मल्टीपल चला जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीपल में चला गया, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों nh डिवाइड बाय, ध्यान से देखिए मेरे भाई, 2πmr। ये आ गया आपके पास। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ये क्या कह रहे बच्चों? इक्वेशन थर्ड है। क्या मेरे भाई? इक्वेशन थर्ड। अब देखिएगा, इक्वेशन थर्ड को आप पुट कर दीजिएगा कहां? इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि v की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा यहां पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। v की वैल्यू को कहां रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे भाई। कहां रख देंगे प्यारे बच्चों? फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखोगे तो कुछ क्या आएगा? देखिएगा, v की वैल्यू रखनी है भाई, तो v² तो इसका टोटल का स्क्वायर में mr को बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया? अंदर हो गया जी nh डिवाइड बाई, ये n है भाई, मैं n इसी बनाता हूं, कभी दोनों में चला गया आपको। दिस इज द n और दिस इज द h। nh 2πmr का होल स्क्वायर, और जी किसके बराबर है? k ze² डिवाइड बाई सर r²। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे भाई? स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, तो ये हो गया mr। ठीक है, n² h² सबको पता होगा,
एन स्क्वायर और सर ये एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं, पाई स्क्वायर हो गया जी, एम स्क्वायर हो गया जी, और ये आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा सर। आर स्क्वायर से जी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से जी आर ये कैंसिल आउट हो गया। निकालनी किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू निकालनी है। जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर है भाई, 4 पाई स्क्वायर आपके पास ये एम स्क्वायर, एम भी कहीं कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ओहो, एम भी कैंसिल आउट हो रहा है भाई, एक एम से एक एम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल आउट, यहाँ से आर आ जाएगा, ये बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यो के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये एम भी कैंसिल आउट कर देना भाई, इससे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है। बताइएगा अब देखिएगा, इसको कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा, R इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई ई इनका स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाहर तो बच गया, उसको लिख लीजिएगा 1 बाई क्या बच गया, एम के जेड, ठीक है, एम के जेड। बाहर जो बच गया आपके पास क्या बच गया, एम के जेड, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से रब करना पड़ेगा भाई, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको रब करते हैं। आगे देखते रहिए आप, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है भाई, ठीक है। अब देखिएगा आर जो आपके पास आ गया, आर इज इक्वल टू, ये सेम यही वैल्यू रख देंगे भाई, लिख देंगे नहीं रख देंगे कि भाई क्या बचना था सर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। और आपके पास जो होगा, ये जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, ठीक है, ई, और एम के जेड, ठीक है, लिख देंगे एम के जेड। अच्छा ये लिखना था, एक मिनट हम लिख देंगे R इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, और ये आपके पास एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिएगा कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और ई स्क्वायर कांस्टेंट है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। एन और जेड कांस्टेंट नहीं है, तो इनकी जो क्या होती है, स्पेशल वैल्यूज होती है, क्या स्पेशल वैल्यूज है हमारे पास, और वैल्यूज क्या रख देंगे, जैसे h है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। इसके बाद k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये k की वैल्यू है भाई, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये m की वैल्यू। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का सबको पता है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो हमें पता है, ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है भाई, ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूँ कि यहाँ हम थोड़े काम क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं प्यारे बच्चों। किससे? स्मार्ट तरीके से। और स्मार्ट तरीके का मीन्स क्या है यहाँ पे? स्मार्ट तरीके का मतलब ये है भाई कि ये सारी वैल्यू रखने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा कि जो r है वो किसके बराबर होगा? वो होगा भाई 0.5 के बराबर। किसके बराबर? 0.5 के बराबर। और अगर आप और कंप्लीट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.529 इंटू मल्टीप्लाई में किसके? n² डिवाइड बाई z। और प्यारे बच्चों एंगस्ट्रॉम ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। डिवाइड बाई इंटू में एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? n² डिवाइड बाई z के। जो n² है वो क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ सेल्स। n इज द नंबर ऑफ सेल्स। और z आपके पास सबको पता है क्या है? एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। z इज द एटॉमिक नंबर। z इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप रेशियो निकालिएगा r1 डिवाइड बाई r2 का। दो रेडियस दी हुई है, आपको रेशियो निकालेगा तो उसका फॉर्मूला कैसे करेंगे? इसी को लिखेंगे भाई n1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? बोलेगा, अरे बोलो z1 डिवाइड बाई z2। क्योंकि ये स्क्वायर है तो n1 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, और ये आपके पास z के पे कोई स्क्वायर नहीं तो z1 डिवाइड, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, n1 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा z2 डिवाइड बाई z2 डिवाइड बाई z1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये आपके पास रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिटल है। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिटल, यानी कि बोर ऑर्बिटल की हमने यहाँ से रेडियस को कैलकुलेट कर लिया मेरे बच्चों। किसको? रेडियस को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।